टाइम पर ज्वाइन करो, अटेंडेंस बना लिया तब ज्वाइन कर रही है तो है, टाइम पर ज्वाइन नहीं कर सकती है। ठीक तो था, भले घर रहती है, क्लास छोड़ती है, क्लास छोड़ के घर पर रहो, घर पर तो हो ही, अटेंडेंस ले लिए तब उधर से रिक्वेस्ट भेज रही है। Good morning, students. We have finished D and F block, na, which takes at almost 5 classes. I think 5 से 6 क्लास लगा होगा उसको फिनिश करने में। Today we will start. आवाज कट रहा है सर। आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए और लीव कर जाइए, ठीक है। आवाज कट रही है तो यहाँ से हम नेटवर्क आपका थोड़ा ठीक कर देंगे। और हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको वर्नर का अहम रोल रहा है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। ये फोटो आप वर्नर्स का देख रहे हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सॉल्ट है क्या, तो आप जानते हैं कि एज द एसिड एंड बेस विल रिएक्ट ना, they will form salt and water. This is also known as neutralization reaction, and there are several types of salts, ठीक है। और कौन कौन तरह का salts है, ठीक है। और वो है आपको, जैसे नॉर्मल सॉल्ट हो गया, जैसे NaCl ले लिया और NaOH को आपस में रिएक्ट करा दिए तो जो रिएक्ट होगा, ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, तो ये नॉर्मल सॉल्ट हो गया। और नॉर्मल सॉल्ट भी 3 तरह के होते हैं। वह न्यूट्रल हो सकता है उसका एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक हो सकता है उसका एक्वस सॉल्यूशन, बेसिक हो सकता है उसका एक्वस सॉल्यूशन। जैसे NaCl ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए, उसका एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा ना। उसी तरह से जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, तो नॉर्मल सॉल्ट है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन जो उसका होगा वो आपको कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। NH4OH वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। उसी तरह से कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो आपको एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करके या बेसिक का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से नहीं बनता है, ठीक है। वो क्या होता है वो आप सुनिए। जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दिए सोडियम कॉस्टिक सोडा के साथ, तो आप लोगों में से कोई ये बताइए सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है, मोनोबेसिक या ट्राइबेसिक? डाइबेसिक। डाइबेसिक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यह डाइबेसिक एसिड है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। तो ऐसा 2 तरह के सॉल्ट बनेगा। तो जो एक पहला तरह का जो सॉल्ट है जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है, इजीली बनता है, वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसमें एसिड का एक हाइड्रोजन रह जाता, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। उसी तरह से अगर बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो और सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंप्लीटली अगर रिमूव नहीं हुआ हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वो आपका बेसिक सॉल्ट कहला जाएगा। उसी तरह से करते क्या है कि 2 हम लोग नॉर्मल सॉल्ट ले लिए और दोनों को आपस में मिक्स कर दिए, दोनों का सॉल्यूशन तैयार किए और दोनों को आपस में मिक्स करके इवेपोरेट करा के एक नया सॉल्ट बना लिए। तो वो जो सॉल्ट, नया सॉल्ट मिला, एडिशन सॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडिशन सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। और एडिशन सॉल्ट जो होता है वो 2 तरह का हो गया। कौन कौन? तो पहला जो एडिशन सॉल्ट होता है वो आपका है डबल सॉल्ट, और दूसरे तरह का जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में होता क्या है कि दोनों सॉल्ट की आइडेंटिटी रिमेन सेम होती है। दे विल फर्निश इक्वल नंबर सेम टाइप ऑफ आयंस in the solution and they will give their taste also. And there is another type of addition salt in which equal number of ions are not produced and some of the ions lost their identity, और कुछ आयंस जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर जाते हैं। ऐसे सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एडिशन सॉल्ट 2 तरह का हो गया। तो दोनों में डिफरेंसेज आपके सामने है और मैं एक्सप्लेन भी कर दिया
कि द कंस्टिट्यूएंट सिंपल सॉल्ट्स आर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, डबल सॉल्ट में आपका इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होगा, इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपल सॉल्ट्स में और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, these dissociate in aqueous solution while the complex compound do not dissociate in aqueous solution, these contain ionic bonds while complex compound contains ionic as well as coordinate bonds। तो ये बेसिक डिफरेंसेज आप देख रहे थे, ठीक है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो दीज आर द एडिशन कंपाउंड व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड एज वेल एज in dissolved state and the individual property of the constituents are usually lost। और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो एन की जो होती है कि जिससे वो मिल करके बना होता है वो जनरली लॉस्ट कर जाता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में रिमेन सेम होता है, लेकिन उसका जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे कॉपर का कोई सॉल्ट बन गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना दिए, तो कॉपर का टेस्ट कीजिएगा तो कॉपर का टेस्ट उसमें आएगा ही नहीं ना। एक एग्जांपल मैं आपको रखूंगा स्क्रीन पर, जरूर रखना चाहूँगा। कॉपर सल्फेट ले लिए, तो कॉपर सल्फेट का देखिए, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, अमोनियम सोल्यूशन कलरलेस हो गया आपका, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों को जैसे ही मिक्स कीजिएगा तो होगा क्या, एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड मिलेगा। तो देखिए आप स्क्रीन पर ना, उसका सोल्यूशन कैसा हो गया, दोनों को जब हम लोग मिक्स करा दिए तो डीप ब्लू कलर का सॉल्ट मिल गया। और यह किसके चलते मिला, तो इस कंपाउंड के चलते मिल गया, ठीक है, डाईअमीन कॉपर सेकेंड आयन के चलते। यहाँ पर 2 छूटा हुआ है, डाईअमीन कॉपर सेकेंड आयन, ठीक है। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 हो गया। इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन, और यह कॉपर प्लस 2 आयन का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अगर टेस्ट कीजिए कॉपर प्लस 2 का तो प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ऐसे कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। It does not show the property of Cu+2 although contains Cu+2, मैं बता ही चुका आप लोगों को, ठीक है। अब वर्नर्स जिसका फोटो आप देख रहे थे स्क्रीन पर, मैं पहले दिखलाया था आपको, ठीक है, उनका कहना था तो कि मेटल्स किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक मेटल होगा और मेटल की 2 तरह की वैलेंसी होती है, वो मेटल सेंट्रल मेटल कटायन कहलाता है, ठीक है। और उसमें भी कॉम्प्लेक्स पार्ट कंपाउंड में 2 पार्ट होता है, आयनिक पार्ट और होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो मेटल में जो आपका एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है आयोनाइजेबल होता है and it is satisfied by the negative ends and it is equivalent to oxidation number, while the secondary valency is a non-ionizable neutral or negative ion and it is satisfied by neutral or negative ion and it is equivalent to coordination number. It provides a spatial arrangement of molecules and give definite shape, और यह डेफिनेट शेप दे देता है। तो मेटल के पास 2 वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ना। कौन सा मेटल, तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो मेटल है उसकी बात कर रहा हूँ ना, उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली प्रेजेंट होते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और एफ ब्लॉक वाले भी लेते हैं, उसमें भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है। एक में आपकी ज़्यादा टेंडेंसी था, एक्टिनाइड्स में ज़्यादा टेंडेंसी था आपको कॉम्प्लेक्स बनाने का, लेंथेनाइड में कम था टेंडेंसी, ठीक है। वजह बता चुका हूँ ऐसा क्यों था। तो जो सेंट्रल मेटल कटायन जो होता है, सेंट्रल मेटल कटायन एक्चुअली यहाँ पर मेटल जानिए, आगे चल करके मैं बताऊंगा कि ये सेंट्रल मेटल कटायन क्या होता है। इसकी 2 वैलेंसी होगी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड इट इज satisfied by the negative ions and it is equal to the oxidation number, while the secondary valency is non-ionizable and it is satisfied by the neutral or the negative ions and it is equivalent to the coordination number. These secondary valency are arranged itself in such a way that they provide definite shape to the molecules, that is spatial, it provides a spatial arrangement of the molecules to give definite shape, ठीक है। तो ये हो गया वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या है, तो मेटल्स कटायन हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड satisfied by the negative and it is equal to the oxidation number, while the secondary valency is non-ionizable and is satisfied by the neutral or negative ions and it is equal to the coordination number which provides the spatial arrangement to the molecules, ठीक है। अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने है, इसमें कोबाल्ट जो है आपका octahedral complex is shown in which cobalt is CMC and ammonia
chlorine, water, etc. are the ligands. Here, these ligands are coordinating lone pair of electron towards the cobalt, which is shown in the diagram, where both are releasing, that is donating electron towards cobalt. तो ये आप देख रहे थे मेरा रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। इसमें रिकॉर्डेड ये क्लिप डाला हुआ था, डाल दिया हूँ। इसमें आपका कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल कटायन है, और अमोनिया, वाटर और क्लोरीन ये सब लिगैंड्स कहलाते हैं। ये होते क्या, मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। दे आर डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कोबाल्ट, दैट इज सेंट्रल मेटल कटायन, एंड दीज आर अरेंज इटसेल्फ इन सच वे दैट दे प्रोवाइड्स अ डेफिनिट ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ऑक्टाहेड्रल का फोटो आपके स्क्रीन पर सामने है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। आइए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद करना है। तो पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है क्या? इट कंस्टिट्यूएंट सेंट्रल मेटल कटायन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? तो इसमें सेंट्रल मेटल कटायन होता है जिसके साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड आपको इसमें याद रखना होगा। नेक्स्ट हो गया सीएमसी। सीएमसी यानी सेंट्रल मेटल कटायन। क्या होता है? सेंट्रल मेटल कटायन, दैट एटम और आयंस to which a fixed number of ions or groups are bonded in a definite geometrical arrangement around it is called CMC। CMC क्या है? तो देखो कोई कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, तो यहाँ पर बीच में मेटल हो गया, यही सेंट्रल मेटल कटायन कहला गया, और यह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा रहेगा, यही पहचान है। पहले वाला जो स्लाइड में देख लाया था, वहां पर कोबाल्ट जो था सेंट्रल मेटल कटायन था, और सेंट्रल मेटल कटायन के साथ जो नंबर ऑफ आयंस फिक्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। आयंस हो सकता है, वह मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या कोई ग्रुप हो सकता है। दैट एटम और आयन टू व्हिच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बॉन्डेड इन ए डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सीएमसी। यहाँ पर एम जो है आपको सेंट्रल मेटल कटायन है, और पहले वाला जो आप देख रहे थे ये आपका, ठीक है, इसमें कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल कटायन हो गया। और सेंट्रल मेटल कटायन से फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस सेटिस्फाइड रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए, अमोनिया, वाटर, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया के 3 है, 2 क्लोरीन है, 1 वाटर है, ये फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो जो सेंट्रल मेटल कटायन से ये जुड़े हुए होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग लिगैंड्स कहते हैं। तो एक वर्ड और आपको क्लियर कर दिया, लिगैंड्स, द आयंस और द मॉलिक्यूल बॉन्डेड टू सीएमसी इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड लिगैंड। यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं लिगैंड को। ये सेंट्रल मेटल कटायन, लिगैंड के पास कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब उसको लिगैंड्स कहेंगे। यह आयंस हो सकता है, यह मॉलिक्यूल हो सकता है, यह न्यूट्रल हो सकता है, यह चार्ज आयन हो पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैं बताता हूँ। सेंट्रल मेटल कटायन सीएमसी से जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे वही आपको क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे इस कंपाउंड में देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। याद रखेंगे फिर से डेफिनेशन, इट इज नंबर ऑफ लिगैंड्स डोनर एटम। डोनर एटम्स जो होते हैं जितने होंगे किसके पास? लिगैंड्स के पास, उसी डोनर एटम को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, सेंट्रल मेटल कटायन के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं सीएमसी को, उसको लिगैंड्स कहते हैं, उनका नंबर फिक्स होता है। और लिगैंड्स के पास टोटल लिगैंड्स का डोनर एटम काउंट कर दीजिए, उसको काउंट कर दीजिए, तो वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है? तो द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगैंड एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सीएमसी। सीएमसी से जो आपका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है लिगैंड का, किसके साथ? सीएमसी के साथ, उसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। मतलब जो डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप प्रदान करते हैं वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहलाता है, ठीक है। आइए, कॉम्प्लेक्स 2 तरह का होता है, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में आप जानते हैं, होमो मीन्स सेम होता है। अगर सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे इसमें देख लो,
हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, इसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड से 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ये सेंट्रल मेटल कटायन हो गया, ये 6 लिगेंड्स हो गया। इसके पास एक मॉलिक्यूल्स के पास एक डोनर एटम, तो 6 के पास 6 डोनर एटम, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया, लेकिन इसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स है, इसीलिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कह दिए। और हेटेरो मींस डिफरेंट, और लेप्टिक वर्ड आया है लिगेंड से। अगर डिफरेंट तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल्स के पास तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे देखो ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल कटायन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में जरूर प्रेजेंट होगा ये। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कीजिए, तो 4 हो गया अमोनिया का, 2 हो गया क्लोरीन का, 4 और 2 6, यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, डोनर एटम देख लीजिए, एक नाइट्रोजन पर एक, तो 4 नाइट्रोजन पर कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 6, एक क्लोरीन का एक, तो दूसरा क्लोरीन का एक और हो गया क्या, और एक 2, तो 4 2 6। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपको, तो 6 हो जाएगा। लिगेंड्स कितने हैं 6 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। डोनर एटम क्यों 6 होगा, क्योंकि इसमें डोनर एटम 6 हैं। जितने डोनर एटम, याद रखिएगा किताब के डेफिनेशन पे मत जाइएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, जो जितने नंबर ऑफ डोनर एटम होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन डोनर एटम टोटल 6 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा। आइए लिगेंड्स हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो लिगेंड्स वैसे मॉलिक्यूल्स या आयन को कहते हैं, ठीक है, which provides lone pair of electron to central metal cation। ठीक है, और इसी को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स के पास अगर एक डोनर एटम हो तो यूनिडेंटेट कहते हैं, हैविंग 1 डोनर एटम। अगर जैसे देख लो इसमें एक ही एरो दिए हैं, मतलब कि यूनिडेंटेट है। यहाँ पर हम लोग 2 एरो दिखला रहे हैं, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट हो गया, हैविंग 2 डोनर एटम। इसमें 1 2 3 4 आपका डोनर एटम है, अगर 2 से ज्यादा हो तो पॉलीडेंटेट कह देंगे। ठीक है, मेनी डोनर एटम्स हैं इसलिए पॉली मीन्स मेनी डोनर एटम है इसलिए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। यूनिडेंटेट ना, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, ये टेट्राडेंटेट या पॉलीडेंटेट कह सकते हैं, हेक्साडेंटेट भी हो सकता है पॉलीडेंटेट में। आइए लिगेंड्स, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं ना, एम्बिडेंट लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिडेंटेट लिगेंड्स हो, ठीक है, लेकिन ऐसा हो जैसे प्रिंसिपल सर के चैम्बर में आप देखिएगा, प्रिंसिपल सर के पास ये बड़ा बड़ा ऑफिस में कि पेन होता है, एक तरफ ब्लू पेन और एक तरफ रेड पेन। पेन एक ही है लेकिन एक तरफ रेड इंक लगा हुआ होता है, एक तरफ ब्लू इंक लगा हुआ होता है, और मन किया तो ब्लू से लिख दिए हैव ए नाइस डे। ठीक है, मन कर गया तो रेड के तरफ से घुमा करके सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया रेड इंक से। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, वैसे मोनोडेंटेट लिगैंड which forms two different compound, मोनो यूनिडेंटेड लिगेंड हो एट ए टाइम, एक ही तरफ से पेन से, जैसे इस पेन से लिखना हो, ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू की तरफ से लिखेंगे, रेड की तरफ से लिख रहे हैं तो रेड की तरफ से ही लिखेंगे। ठीक है, और क्या कहा जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। मोनोडेंटेट होगा, ठीक है, बट दे कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड इन विच देयर नेम विल बी चेंज्ड। ठीक है, एक तरफ रेड है एक तरफ से ब्लू है, बट इट इज ओनली वन पेन। सिमिलरली दोज मोनोडेंटेट लिगेंड्स which form 2 types of compound, but at a time only one type of compound which forms such type of ligand, monodentate ligands are known as ambident ligand। For example साइनाइड ले लीजिए, कार्बन की तरफ से अटैच हो गया तो साइनाइड कहला दिया, नाइट्रोजन की तरफ से अटैच हो गया तो आइसोसाइनाइड कहला जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग मोनोडेंटेट, ये एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, ये थियोसाइनेट, साइनेट और थियोसाइनेट दोनों आ जाएगा, साइनाइड आइसोसाइनाइड आ जाएगा। नाइट्रोजन की तरफ से अटैच है तो एन नाइट्रो कह देंगे, अगर ऑक्सीजन की तरफ से अटैच है तो ओ नाइट्रो कह देंगे। तो चलिए उसको मैं आपको लैंग्वेज, ये क्या एग्जाम्पल दे करके समझा ही देता हूँ ना, आपका यही था ना, कुछ और एग्जाम्पल आप ले लीजिए। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेन लेने दीजिए हमको। ठीक है, अब जैसे देखिए NO2 ले लिए, ठीक है, तो NO2 से 2 तरह का कंपाउंड हम बना सकते हैं। एक तो है कि यह नाइट्रोजन की तरफ से अटैच कर दीजिए, ठीक है, NO2, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ से अटैच है तो इसको हम N नाइट्रो कहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसको ऐसे करके हम लोग अटैच कर दें, देखिए,
ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, और ये हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड ओ हो गया ना, ऑक्सीजन की तरफ से कर दिए तो इसको नाइट्रो कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन की तरफ से अटैच हो तो नाइट्रो, ये हो गया आपको नाइट्राइटो, ठीक है, नाइट्राइट, ये नाइट्रो, ये नाइट्राइट ना। आजकल जो मॉडर्न ये केमिस्ट्री है उसमें आपको एन नाइट्रो कहला जाएगा, और ये जो होगा ओ नाइट्रो कहला जाएगा। एनसीईआरटी में ये वर्ड खूब आएगा आपको। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मोनोडेंटेट है, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड को दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हो सकता है आपका CN, कार्बन की तरफ से यह अटैच हो जाए, ठीक है, कार्बन की तरफ से अटैच है जाए तो साइनाइड कहेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यह NC बन जाए, ये NC बन गया आपका, नाइट्रोजन की तरफ से अटैच हो तो इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो वैसे मोनोडेंटेट लिगैंड्स व्हिच गिव्स टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड आर नोन एज एम्बिडेंट लिगैंड। तो एम्बिडेंट लिगैंड का एग्जांपल हो गया NO2, दूसरा एग्जांपल हो गया आपका कौन सा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड वाला ये CN-, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल, याद रखेंगे इसको। आइए हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। पूरा एनसीईआरटी को पढ़िए, किसी भी साइड बुक को पढ़िए तो 3 पेज 4 पेज में नोमेनक्लेचर है, ठीक है। मैं आपको एक पेज में भी नहीं 4 लाइन में नोमेनक्लेचर समझाऊंगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि इसमें 2 तरह का पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में। जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। और इधर जो रहता है इसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं ना। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आयोनाइजेबल होता है और यह पार्ट जो होता है नॉन आयोनाइजेबल होता है। यह पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह भी आयोनाइजेबल का पार्ट होता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन का ये कोऑर्डिनेशन पार्ट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। यह नॉन आयोनाइजेबल है और नॉन आयोनाइजेबल है। और आपका जो बाहर वाला पार्ट है आयनोस्फीयर, यह आयोनाइजेबल है, आयोनाइज करता है, ठीक है। अब आ जाइए आप। तो सबसे पहले जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो जैसे NaCl है तो सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम नहीं कहते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग ले लिए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का नाम पहले आ गया, कार्बोनेट का बाद में कर दिए। सोडियम एसीटेट, सोडियम कटायन का नाम पहले कर दिए, ठीक है, अनायन का नाम बाद में कर दिए। तो उसी तरह से नोमेनक्लेचर जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का करने लगते हैं तो पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट का नहीं, जो आयन होता है, कटायन होता है, उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ एक पोटासियम पर एक पॉजिटिव चार्ज, यही नहीं आपका पोटासियम, एक पोटासियम पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिक 4 पर 4 पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर 4 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो कटायन है ये, चूंकि कटायनिक पार्ट है इसलिए इसका नाम पहले हम लोग लिखेंगे। तो आयनोस्फीयर का जो कटायन होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। नेम्ड फर्स्ट, देखिए 1 नंबर में हम लिखे हुए हैं नेम्ड फर्स्ट। नो प्रीफिक्स इज यूज्ड, इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं, जैसे बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज हम लोग नहीं करते हैं। सिंपली वह आपको ये क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाइड करने के लिए 3-4 लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 पोटासियम था, लेकिन नाम में इसमें टेट्रा पोटासियम नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम लोग पोटासियम वर्ड लिखेंगे। अब आयनोस्फीयर का नाम लिख दिए, तो अब हम लोग को दूसरा काम जो है से कोऑर्डिनेशन पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं। किसका नोमेनक्लेचर करते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं। जब इसका नोमेनक्लेचर करने लगते हैं हम लोग तो इसमें जो लिगैंड्स होते हैं, इन लिगैंड्स का नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल कटायन के नहीं। 2 नंबर का जो काम है आपका वो हम लोग लिगैंड्स का नाम लिखते हैं। एंड लिगैंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना, कि हमेशा याद रखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका लिगैंड्स का नाम होता है। तो यहाँ पर 6 लिगैंड्स है, ठीक है। 6 के लिए हो गया हेक्सा, और साइनाइड इज नेम्ड एज साइनो, ठीक है। तो हेक्सासाइनो यही हो गया, इसका नाम हो गया हेक्सासाइनो। इसमें प्रीफिक्स यूज होगा, 2 अगर कोई चीज रिपीट हो गया तो डाई हो जाएगा, 3 अगर सेम चीज रिपीट हो गया तो ट्राई हो गया, अगर सेम चीज 5 गो हो गया तो पेंटा हो गया, 4 हो गया तो टेट्रा हो गया, ठीक है। अगर 6 हो गया तो हेक्सा हो गया, तो 6 है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि पहले ही से उसके नाम में डाई लगा हुआ हो, पहले ही से उसके नाम में क्या लगा हुआ हो, डाई लगा हुआ हो,
ठीक है, तो उसके जब और वही दो ठो हो तब उस केस में हम लोग डाई नहीं लगाते हैं, डाई डाई दो जगह हो जाएगा, कितने बार मारिएगा बेचारे को। तो उस केस में पहले हम लोग विष लगा देते हैं, तीन ठो पहले से, अगर उसके नाम में तीन ट्राई वर्ड पहले ही से हो और वह तीन ठो हो तो ट्रिस लगाते हैं। अगर चार ठो हो, उसके नाम में चार हो, टेट्रा पहले ही से लगा हुआ हो, जैसे ऑक्जेलेट, टेट्रा ऑक्जेलेट होता है, ये टेट्रा एडिटा होता है, ऑक्जेलेट नहीं, टेट्रा एडिटा होता है। तो टेट्रा एडिटा होता है तो पहले ही से टेट्रा लगा हुआ वही चार ठो हो जाए तो ट्रिस लगा देंगे, टेट्रा किस हो जाएगा, चार के लिए टेट्रा किस, तीन के लिए ट्रिस, दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस और चार के लिए टेट्रा किस, और छह हो गया तो हेक्सा हम लोग उसमें लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद हम लोग करते क्या है, सीएमसी का नाम लिख देते हैं। किस चीज का नाम लिख देते हैं, सीएमसी का नाम लिख देते हैं। और सीएमसी का नाम लिखते हैं तो इसमें हम लोग करते क्या है कि आईजीटीज लिखते हैं। अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट निगेटिव हो तो आयरन सीएमसी के साथ 8 लगाएंगे, अगर निगेटिव नहीं हो, वह पॉजिटिव हो तो इट इज नेम्ड एज इट इज, बट इन दिस केस सिंस इट इज ए पॉजिटिव पार्ट देयरफॉर दिस आयन विल बी निगेटिव, देयरफॉर ना नेम ऑफ आयरन विल बी फेरेट ना, फेरम से यूएम हटा करके 8 लगा दिए, फेरेम ये हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर निगेटिव पोर्शन हो और सीएमसी का नाम लिखना हो तो लास्ट में हटा करके यूएम को हम लोग 8 लगा देते हैं, फेरेट हो जाता, जिंक से जिंकेट हो जाता, ठीक है, कॉपर से क्यूपरेट हो जाता, ठीक, कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो जाता। ठीक है, अगर हाँ चौथा पार्ट हो गया आपका इधर, अगर इधर है तो नेम लिखाएगा, और जानते हैं कि आयनोस्फीयर में अगर है तो उसके लिए आपको कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता है, जैसे बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज नहीं होता है उसके लिए। और इस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर फिनिश होता है। आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, साइड बुक में भूल करके नहीं जाना है, एनसीईआरटी पहले सॉल्व कर लीजिए 3 बार 4 बार। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी जरूर देखें, एक्सरसाइज सॉल्व करते रहें, खासकर आपका जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है भूल करके भी साइड बुक में मत जाइएगा। ठीक है, इतना डीप है कि आप निकल नहीं पाइएगा, उतना याद आप नहीं रख पाइएगा। तो नोमेनक्लेचर में आपको एक 4 लाइन में इसको खत्म किया हूं मैं, क्या किया हूं फिर वंस अगेन रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले आयनो, इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में कौन कौन होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखाता है, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, और दूसरा बाहर होता है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट से उसको आयोनाइजेबल होता है, वो आयनोस्फीयर कहलाता है। तो सबसे पहले जो आयन होते हैं उसमें कटायन होते हैं, उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर कटायन है पोटासियम, तो पोटासियम नाम लिखाएगा। यह 4 है तो 4 नहीं लिखाएगा। आयनोस्फीयर के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है आयनोस्फीयर कहलाता है, उसके लिए कोई भी प्रीफिक्स बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं होता है। दूसरे नंबर का नोमेनक्लेचर जो होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट का होता है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट में सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स लिखते हैं, एंड लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ द सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर रिपीटेड देन प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा etc are used. If the name of the ligands is already containing the di, tri, tetra, then the prefix will be bis, tris, tetrakis respectively. Now and at the third point, now CMC is named if this complex portion is negative. How will identify? If there is any cation metal, certainly this portion will be negative, then the name of this central metal cation will end into ATE, आयरन है। ठीक है, तो फेरम से फेरेट, कॉपर से क्यूपरेट, जिंक से जिंकेट, कोबाल्ट से कोबाल्टेट। ठीक है, अब लास्ट में अगर ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है तो आयनोस्फीयर का पार्ट है, इसका नाम डायरेक्टली लिखेंगे, इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं एक्स को अगर हटा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। हाँ, एक चीज मैं आपको नहीं बताया, फेरेट लिखने के बाद सीएमसी का ऑक्सीडेशन स्टेट देना होता है। क्या होता है आपका, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देना होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब हमको नाम तो फेरेट लिख दिए और स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है। तो एक पोटासियम पर +1 कैसे समझेंगे, तो यह अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 पर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, तो 4 के लिए कितना हो गया, +4 हो गया। ठीक है, एक साइनाइड पर -1 तो 6 के लिए -6 हो गया। ठीक है, यहाँ +4 है चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज ऑटोमेटिक कितना होगा,
+2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको? +2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? 4 और 2 6 प्लस माइनस बराबर होता है, तो वही इसको रोमन में लिखना है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखने लगेंगे तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में उसका दे देंगे, तो पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट ना। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसका गलत मेंशन है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कंपाउंड में देखिए ये 4 हो गया, ये 2 6 हो गया और ये -6 हो गया। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो आपका 2 होगा। पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 लिखाएगा, वहां पर क्या लिखाएगा? आपका 2 लिखाएगा। तो पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट हो गया नेम ऑफ द कंपाउंड। आइए अब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म में बेसिकली आइसोमेरिज्म दो तरह का हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंसेज आ रहा हो, आइसोमर्स कहते किसको है? तो ये आप जान रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं। आइसो मीन्स सेम और मर्स मतलब यूनिट, सेम कंपोनेंट होना चाहिए, आइसोमर्स कहलाएंगे। मतलब दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में जो होता है कभी कभी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो जाता है। ठीक है, तो स्पेशियल अरेंजमेंट उसमें देखते हैं एटम का, सिस है कि ट्रांस है, तो उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंसेज हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे, अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप में अगर डिफरेंसेज हो तो उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपका 4 तरह का हो गया। कौन कौन तरह का हो गया? लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया, तीसरा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और चौथा हो गया सोलवेट आइसोमेरिज्म। तो देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म सब पहचानने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म में होता क्या है वो आप जान जाइए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले से प्रेजेंट हो, हाँ हेलो, हाँ हाँ प्रणाम, हाँ हाँ मिल जाए आई, पानी हुआ तो लेकिन मिली आई। तो देख लो लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचानने का तरीका क्या है, तो उसमें तुमको लिगेंड्स जो होंगे एम्बिडेंट लिगेंड्स होगा। ठीक है, तो समझ जाना कि वह लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दो स्क्वायर ब्रैकेट हो तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो होता है इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो आयन चेंज कर जाएगा, तो उसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं जिसमें कम से कम पानी प्रेजेंट रहेगा। पानी जैसे ही देखिए समझ जाइए कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एक तरह का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल के साथ आप देखते चलिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैव डिफरेंट बॉन्ड्स ना, इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बॉन्ड जो होगा वो डिफरेंट होता है। ठीक है, पहला है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, और जैसा कि मैं आपको बता दिया इसमें लिगेंड्स एम्बिडेंट लिगेंड्स जरूर होता है, कंटेन्स एम्बिडेंट लिगेंड्स ना, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका एक एम्बिडेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है NO2। NO2 दो तरह से आप लिख सकते हैं, NO2 को आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक नाइट्रोजन की तरफ से अटैच करके एक ऑक्सीजन से NO नाइट्रो, और एक हो जाएगा N नाइट्रो या नाइट्रो और नाइट्राइटो। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। जब एम्बिडेंट लिगेंड जैसे ही देखिए तो समझ जाइए कि उसमें आपको क्या मिलेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा ना। तो ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहचान है कि इसमें दो दो कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए एक कॉम्प्लेक्स कटायन और दूसरा अनायन, दोनों कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है। इसमें भी इसी का दूसरा पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, इसका दूसरा काउंटर पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स, कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स, दो दो स्क्वायर ब्रैकेट, यही पहचान है। तो इसमें होता क्या है कि लिगैंड्स जो होती है, सीएमसी जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर उनका रिमेन सेम होता है, दे ओनली इंटरचेंज देयर लिगैंड्स, वो अपना लिगैंड्स को सिर्फ चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, तो यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या हो गया, साइनाइड हो गया। यहाँ क्रोमियम के साथ साइनाइड था, तो यहाँ क्रोमियम के साथ क्या हो गया, अमोनिया हो गया। यहाँ पर आयंस जो है, मतलब लिगैंड्स जो होते हैं वो इंटरचेंज हो गए आपको सीएमसी के साथ। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। इट अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ द लिगैंड्स between the cation and anionic ligands। ठीक है। नेक्स्ट है आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, which arises due to difference of ion inside and outside the coordination sphere। देखो आयोनोस्फीयर का पहचान क्या है कि आयंस जो होंगे, यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयन है, यहाँ पर सल्फेट आयन हो गया। अंदर में देखो सल्फेट आयन था, तो अंदर में इसका ब्रोमाइड आयन था। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, ठीक है, वो देखो कैसे पूछ देगा। ये कंपाउंड दे देगा और कह देगा कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमेर का आयुपैक लिखिए। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखे पट से इसका आंसर लिख दिए, लेकिन उसमें आयुपैक जो है इसका लिखाएगा ना। कह रहा है कि ये कंपाउंड दे दिया, कह दिया कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स का लिखिएगा, तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में ये लिखाएगा, आयंस जो होता है इंटरचेंज करके लिखा जाएगा। ठीक है। देखो तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दोनों में से कौन सा कंपाउंड जो होगा सल्फेट का टेस्ट देगा और कौन जो है ब्रोमाइड का टेस्ट देगा। तो देखो इस कंपाउंड में ब्रोमाइड जो है से बाहर है। ठीक है। इसमें अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो ये हाइड्रोजन यानी ब्रोमाइड आयन का टेस्ट देगा, और इसमें अगर हाइड्रोजन हम ये सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो इसमें सल्फेट बाहर है, यही आयोनाइजेबल है, यह आपको सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट नहीं देगा। सल्फेट क्योंकि आयोनाइजेबल है, और जब ब्रोमाइड अंदर आ गया तो वह नॉन आयोनाइजेबल बन गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट में इंटर कर गया। अब देखो यहाँ पर सल्फेट है, इसमें बेरियम क्लोराइड डाल दो, तो बेरियम क्लोराइड से ये तुम्हारा टेस्ट दे देगा, लेकिन ये तुम्हारा बेरियम क्लोराइड से टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि सल्फेट अंदर है और नॉन आयोनाइजेबल है। तो दो तरह का क्वेश्चन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से बनता था, दोनों में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइए आप तीसरा देखिए। इसमें देखो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज कर जाए ना, मतलब कि चेंज हो जाए, तो उसी को हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट differ by whether the molecules is directly bonded to CMC or merely present as free solvent molecules। मतलब कि inside and outside the coordination sphere वाटर मोलिकुल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर वाटर मोलिकुल्स कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर तो वाटर मोलिकुल्स देखिए इनसाइड 5 है, एक बाहर चला गया ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह यूज हो गया। तो 5 और देखो, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन सेम। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ 5 और 1 6 हो गया। यहाँ पर आपको वाटर एक मोलिकुल से एक बाहर आ गया, क्लोरीन पहले 3 बाहर था, क्लोरीन एक अंदर चला गया, क्लोरीन 2 ही है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स विल बी इंटरचेंज। यह आपका वाटर मोलिकुल्स जो होगा इंटरचेंज कर जाएगा। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग सॉल्वेट आइसोमर्स का। जी सर। हाँ सर, ना कोई सिस्टम। आप नेक्स्ट देख रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स, बैठिए सर, बैठिए सर, बंद कर रहा हूँ इन लोग, बैठिए सर। तो ये आप लोगों को कल फिर मैं पढ़ाऊंगा स्टीरियो आइसोमर्स। इसको कैसे इसमें सेव करना है, जैसे पावरपॉइंट को सेव करके बात करें। अच्छा, वीडियो डालने के लिए सर स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड किए हुए हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर यही है, यहाँ से